अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ साल 2024 और 25 का बजट पेश कर दिया गया है। वफाकी बजट पेश किया गया और कुछ ताख़ीर से पेश किया गया। लोगों को इसका इंतज़ार था, आम आवाम की नज़रें भी टिकी हुई थी और कुछ जो तनख्वाहदार तबका है, जो मुलाजमत पेशा तबका है, वो भी इस बजट का इंतज़ार कर रहा था। मगर जब बजट आया तो लोगों के उस पर क्या तासुरात हैं, तनख्वाहदार तबका क्या सोचता है, कारोबारी तबका क्या सोचता है, सनतकार इस बजट से कितना खुश हैं, माहिरीन इस बजट को कैसा देखते हैं, ये सब कुछ बताएंगे आज आपको अपने इस शो में। आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो है पाकिस्तान का वफाकी बजट। उसके हवाले से बात कर रहे हैं। 2024-25 का जो बजट पेश किया गया है, बड़ी सारी बातें उसके ऊपर की जा रही हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। कुछ लोग समझते हैं कि बजट फिर भी बेहतर बनाया गया। माहिरीन की क्या राय? इस वक्त मैं मौजूद हूँ, माहिन सलमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं काटी की। इनसे बात करते हैं। मैम, ये बजट कैसा रहा, आपने देखा? बजट के ऊपर ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड के जब आप IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो यू विल नॉट गेट अ वेरी नाइस बजट फॉर योर कंट्री। तो I mean, I am not really happy with the budget that has been presented. देखिए 100% परफेक्ट तो कभी भी नहीं होता, लेकिन ऐसा हो जो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट दे। ये बजट वो नहीं है जो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट देगा। इसमें हमें कहीं इकोनॉमी को बूस्ट नज़र नहीं आता। आपने कह तो दिया कि 3.6% पे आप जाएंगे, मगर 3.6% GDP ग्रोथ पे जाने के लिए बहुत सारे मेजर्स करने पड़ते हैं, और जो मेजर्स इस बजट में नज़र आए हैं वो लगता नहीं कि हमें फॉरवर्ड गियर लगाएंगे, वो बैकवर्ड गियर ज़रूर लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखें, उन्होंने आपको टैक्सेस के ऊपर बात करी। मतलब पूरा बजट ऐसा लग रहा है कि बजट नहीं, सिर्फ एक टैक्स नामा है। तो हमें सिवाय टैक्सेस के पूरे बजट में कोई और चीज़ मिली नहीं रही डिस्कस करने को। सेकेंडली, आपने कहा कि जी आप एनर्जी की जो कॉस्ट है, जैसे आपके फ्यूल प्राइसेस हैं, वो ऊपर जाएंगे। मुझे ये डायनामिक्स बिल्कुल समझ नहीं आए कि एक तरफ जब आप फ्यूल प्राइसेस को ऊपर ले जाएंगे, वेजेस को ऊपर ले जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग को ऊपर ले जाएंगे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन आप सिंगल डिजिट में कर लेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। फिर ये पॉसिबल नहीं है। ये एक बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ आपको नज़र आ रही है। फिर आप इसमें देखिए कि वो एलिमेंट्स जो कि किसी भी कौम की खुशहाली के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें सोशल सेक्टर डेवलपमेंट होती है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक लफ्ज़ लिख दिया, बट यू हैव नॉट स्पेसिफाइड कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या डेवलप करने जा रहे हैं। जो डेवलपमेंट बजट्स हैं, जो आम आवाम के लिए हेल्थ केयर है या एजुकेशन है, अब मैं इसका एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है आपकी इंडस्ट्री से, हेल्थ केयर का भी और एजुकेशन का भी। अगर आपके लेबर जो है वो फिट नहीं होंगे, काम क्या करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वो एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात यह है कि उनके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो भी क्या इंडस्ट्री टॉलरेट करेगी। फिर इसके अंदर जो एजुकेशन है, एजुकेशन अगर नहीं है तो हम वो वर्कफोर्स कहाँ से लेकर आएंगे? आपने एजुकेशन के बजट्स कम कर दिए, आपने हेल्थ केयर को ख़त्म कर दिया, तो ये किस किस्म का बजट है? ये समझ से बाहर है। अच्छा, पर जब हम तनकीद करते हैं तो उसके साथ साथ हमें ये भी तो याद रखना चाहिए कि मुल्क हमारा जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, तो गवर्नमेंट को भी तो मुश्किल फैसले करने ही होंगे जब उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा होना है। टैक्स के अलावा फिर दूसरा ऑप्शन क्या रह जाता है? देखिए, यही मैं आपसे अर्ज करना चाह रही थी कि इन्होंने नॉन टैक्स रेवेन्यू के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करी। एक अमाउंट आपको बता दी गई है, मगर उसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं हुई है। व्हाट आर देयर मेजर्स फॉर नॉन टैक्स रेवेन्यूज? वो क्या उन्होंने डिमांड पुल सिचुएशन कहाँ से क्रिएट करनी है? वो डिमांड कैसे इकोनॉमी में, क्योंकि डिमांड का जब तक अब डिमांड आपकी श्रिंक हो रही है, श्रिंकिंग डिमांड कॉल्स फॉर अ श्रिंकिंग इकोनॉमी। तो जब तक ये इसको बूस्ट नहीं देंगे, आपने कहा कि जी हम वेजेस बढ़ा देंगे, आप पेंशन्स बढ़ा रहे हैं, आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बढ़ा रहे हैं, आप हमें प्राइवेट सेक्टर को कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्री की सैलरीज बढ़ा दें। अच्छा, ये सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट अभी मुझे याद आया। ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी है जिसमें 20, 25, 30% इंक्रीज हो जाता है, ये क्या ज़रूरी होता है हर बजट में इंक्रीज करना, चाहे किसी भी हालात में मुल्क गुजर रहा हो? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। और एक्चुअली ये अपनी इन्फ्लेशन को खुद जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो इन्होंने इन्फ्लेशनरी जो स्पाइरल होता है, इन्फ्लेशनरी वेज स्पाइरल, इन्होंने वो ऑन कर दिया है। अच्छा, अब उसके अंदर ये इधर से सैलरीज बढ़ाएंगे, हमें कहेंगे सैलरीज बढ़ाएं। पहले तो आप ये बताइए कि इंडस्ट्री सैलरी बढ़ाए किधर से?
वो खुद क्या कमा रही है जो वो सैलरी 36,000 सैलरी जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। हर इंडस्ट्री जब ये बिल्स जाते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे तो ये करोड़ों में हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा, ये लाखों में हो जाते हैं छोटी इंडस्ट्री के लिए। पूरा एक बजट बनता है। तो ये किस तरीके से पूरा होगा, हुकूमत ये तो समझाया आपने। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कहीं की कहीं पहुंचा दी है। सिर्फ एक एनर्जी जो है वो सारी कॉस्ट के ऊपर भारी हो गया है। रॉ मटेरियल्स आपके पास बहुत हाई प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं। डॉलर डिवैल्यू कर दिया बिकॉज यू आर एन इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। आपका इम्पोर्ट होता है रॉ मटेरियल, तो वो वहाँ पे अब आप आर्टिफिशियली डॉलर को 275 के ऊपर हैंग करने की बात कर रहे हैं। फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू डू दैट? तो ये जो आपकी करेंसी है ये भी क्रैश होगी, आपकी आगे स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी आएगी। तो हाउ विल यू कंट्रोल दिस स्पाइरल? ये इस बजट में एड्रेस नहीं हुआ। फिर आपने, जब मैंने आपसे बात करी ना डेवलपमेंट बजट की, आपने एजुकेशन का बजट कम कर दिया। आपने आईटी के ऊपर जो है ना आप वो दे दिया, बजट बढ़ा दिया। आईटी पार्क बनाने की, हाँ, आईटी पार्क बना रहे हैं आप, वो कर रहे हैं। मुझे पहले तो ये बताइए कि नए पार्क आप बना क्यों रहे हैं भाई? जो पुराने रखे हुए उन्हीं को रिवाइव कर दें। जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स आपने पहले मुख्तस करे हुए, मतलब पहले इनके ऊपर पैसा खाया, अब नए के ऊपर पैसा खाने की बात हो रही है। मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग? आप जो पुराने हैं उनकी तो परफॉर्मेंस एवेल्युएट कर लें, उन्हें तो रिवाइव कर लें। ऑलरेडी अगर यही रिवाइव हो जाएं आपके, अगर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल जोन्स आपके रिवाइव हो जाएं, एग्जिस्टिंग आपके जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स हैं वो आप अलाउ कर दें उस पर काम करना, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिलेगा। आप स्टार्टअप्स की बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत एक बज़वर्ड बना हुआ है स्टार्टअप्स, मगर एज अ इकोनॉमी, एज अ कंट्री, हैव यू फॉर्मली गिवन अ डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप्स? यू हैव नॉट डिफाइंड स्टार्टअप्स। फिर आपने जो है ना वो आईटी के ऊपर दे दिया। आईटी एजुकेशन को ख़त्म करके आईटी को बूस्ट देना, इज इट पॉसिबल? एक ही चीज़ रह गई थी, जो एक ही चीज़ हो गई थी जिसमें इंपोर्ट्स कम थे, अब उसमें भी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि आपके पास ह्यूमन कैपिटल ही नहीं है। फिर आप बात करते हैं कि अच्छा है हम ह्यूमन कैपिटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल दैट यू आर एक्सपोर्टिंग? आपका ह्यूमन कैपिटल क्या उतना रेमिटेंस वापस भिजवा सकता है जो एक पढ़ा लिखा तबका बाहर जाके आपको भिजवाता? एक पीएचडी जाता तो वो ज़्यादा पैसे आपको भिजवाता। एक सिर्फ डिप्लोमा होल्डर बाहर जा रहा है या शायद डिप्लोमा होल्डर भी नहीं है, तो वो कितने पैसे रेमिटेंस में वापस भिजवाएगा? यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू थिंक कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। अच्छा, लेवी के ऊपर भी, पेट्रोलियम लेवी के ऊपर भी मैंने आपसे कहा ना कि पेट्रोल के ऊपर प्राइसेस उन्होंने बढ़ा दिए, एनर्जी कॉस्ट अब बढ़ेंगे। ऑलरेडी आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिकेटर जो है वो बहुत लो है। ये बजट बिल्कुल एड्रेस नहीं कर रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिकेटर को। हमने ये सुना तो ज़रूर है कि के इलेक्ट्रिक को कोई सब्सिडी मिलेगी, लेकिन वो हम तक पास ऑन होगी कि नहीं, उसके कोई डायनामिक्स के ऊपर कोई बात नहीं है, उसकी कोई मैकेनिक्स पे हमें नहीं पता। अब आप एनर्जी, आप सोलर पावर कर रहे हैं, बट सोलर पावर may not suit some of the industries। और बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मौजूद हैं, आपने उनके ऊपर कोई बात नहीं करी। बायोगैस के ऊपर आपने कोई बात नहीं करी, हाइडल एनर्जी के ऊपर आपने कोई बात नहीं करी। कराची का इतना बड़ा समंदर है, पूरी दुबई को जो है वो विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। मतलब दूसरे सोर्सेज ऑफ, आप बजाय सोलर का वर्ड स्पेसिफाई करते, आपको चाहिए था कि एग्जैक्टली रिन्यूएबल एनर्जी की आप कोई पॉलिसी देते, उसके ऊपर कोई बात करते तो समझ में आती। एक सोलर जो है वो रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। बेहतर क्या हो सकता था? क्या एक जो आपने बात की नॉन रेवेन्यू टैक्स की, क्या उसको मजीद डिफाइन करना चाहिए था? उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था बजाय इसके कि हम डायरेक्ट टैक्सेस वसूल करें लोगों से। इस वक्त आपकी इकोनॉमी इज अ कॉमन मैन इंडस्ट्री एंड द एंटायर इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम हाई लेवल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपने मेरे खाने पीने तक के ऊपर, शायद सांस लेने तक पे भी कहीं ना कहीं टैक्स लगाया हुआ है। दिस इज रिग्रेसिव टैक्सेशन। आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे जाना चाहिए था। आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो इस वक्त हमारी नीड है, आप उसके ऊपर नहीं गए। आपने जो टैक्स नेट में आ गया है उसी को निचोड़ लो, और जो नहीं है उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस से मार दो। यानी अगर मैं टैक्स नेट में हूँ तो मैं इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत हाई लेवल पे दे रही हूँ, मैं अपना डायरेक्ट टैक्स भी बहुत हाई लेवल पे दे रही हूँ। तो फिर मेरी जो शिकंजे में आ गया उसी को, अब मेरी परचेजिंग पावर क्या रह गई है? कुछ भी नहीं रह गई है। तो अब मैंने आगे इकोनॉमी को क्या बूस्ट देना है? मेरे जो खर्चे थे मैंने कम करना शुरू कर दिए। जब खर्चे कम होना शुरू हुए, यानी वो कंपनीज जिनसे मैं बाय कर रही थी उनकी सेल कम कर दी मैंने।
ठीक है, अब वो पूरी आपकी इकोनॉमी एक रिसेशन की तरफ चली गई है, यू आर नॉट अ ग्रोइंग इकोनॉमी। तो ये इस बजट के साथ ग्रोथ 3.6% ग्रोथ कैसे दिखाएंगे इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। वो मुझे समझ में नहीं आता। फिर इन्होंने नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, आपसे जैसे अभी बात हुई कि उन्होंने डिफाइन ही नहीं करे, भाई कोई आप नई इंडस्ट्रीज़ लगवा रहे हैं, कोई नए स्टार्टअप्स लगा रहे हैं, कोई SME के ऊपर आप काम कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री को डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं, आपने ये तो कह दिया कि हम IT बूस्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 के लिए आपके इंडस्ट्री को प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने IT का क्यों जो है वो बजट दिया है, उसमें डिफाइन तो करें कि डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का कोई आपने प्रोग्राम चलाना है कि हमारे कहीं ना कहीं ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स थोड़ा हमारा बेहतर करने की कोई बात करनी है, ऐसी कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं है इस बजट। अच्छा, दुनिया के दीगर ममालिक में जहाँ इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, तो वहाँ के बजट में क्या चीज़ देखने में आई है, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है? देखिए, वहाँ पे सबसे पहले प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है। दूसरा, वो कभी भी अपने जो आवाम का होता है सोशल सेक्टर बजट वो नहीं करते। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर होता है। खराब हो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। उनको नहीं किया जाता, वो अपनी लोगों की वेलफेयर को देखते हैं। अच्छा, वेलफेयर से मेरा मुराद ये नहीं है कि हाथ में कशकोल पकड़ाने की बात हो कि आप इनकम सपोर्ट दे दें, आटे की लाइनें लगा दें। नहीं, आप इन लोगों के लिए क्या कोई बिजनेस जनरेट करने की मौके पैदा करें आप, क्योंकि जब इनके हाथ में बिजनेस आएगी तो वो अपने आप, वो कहते हैं ना कि ये ज़कात देने के काबिल हो जाएंगे, ये अपने आप जो है एक खुशहाली आ जाएगी आपकी पूरी मुल्क में। तो ये उसकी तरफ इन्होंने कोई डिफ़ाइन नहीं किया। देखिए, जब भी कोई इकोनॉमी को तबाह करना होता है तो 2-3 चीज़ें करी जाती हैं। एक, उसको इम्पोर्ट बेस्ड बनाया जाता है, जो कि इन्होंने बखूबी बना दिया। मैंने आपको कहा ना, एक IT सेक्टर रह गया था, उसको भी ये इम्पोर्ट बेस्ड कर देंगे। अच्छा, दूसरा, फिर आप जिन चीज़ों में सेल्फ सफिशेंट होते हैं वो चीज़ें आपसे ले ली जाती हैं। आप एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशेंट थे, आपने एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया। अच्छा, यहाँ जब मैं एग्रीकल्चरिस्ट कहती हूँ तो ये मेरी छोटे किसान में नहीं कह रही। अच्छा, ये जो बड़े एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं जो कि अरबपति होते हैं, आप आम जुबान में वडेरे बिल्कुल, आप उनको कभी भी टैक्स नेट में नहीं लाते। एंड दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर द एंटायर इकोनॉमी। वो क्यों नहीं टैक्स नेट में आते? तो वो एग्रीकल्चर के ऊपर आपने कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई, यानी कि जिस चीज़ में आप इंडिपेंडेंट थे वो चीज़ भी आपके हाथ से छीन ली जाएगी। आज आपने वीट को सपोर्ट नहीं किया, नेक्स्ट ईयर आपके मुल्क में वीट नहीं होगी क्योंकि किसान वीट लगाएगा नहीं, जो आपने उसके साथ इस दफ़ा कर दिया है। तो आप उन चीज़ों के ऊपर से डेलिबरेटली इकोनॉमी को फारिग कर रहे होते हैं। तो और तीसरी चीज़, लोन्स, जो एक इंपोर्ट बेस्ड, एक जो जिस चीज़ में सेल्फ सफिशिएंट है उसको ख़त्म करना, और तीसरा इंपोर्ट बेस्ड बनाना। आप इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी जब बना लेते, लोन्स देना, लोन्स जब आप दे देते हैं तो उस स्पाइरल से जो है आप निकल नहीं सकते हैं। तो लोन्स आपको जो है ना, आप पे बैक नहीं कर पाते, आपकी कैपेसिटी कम कर देते हैं। और आप ये अगर देखें तो ये बजट ये तीनों चीज़ें सपोर्ट कर रहा है। कितना रेट करती हैं इस बजट को आउट ऑफ 10? 2। इतना खराब बजट, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये इकोनॉमी को तबाह करने के लिए जो तीनों चीज़ें हैं, मुझे ये इन तीनों एलिमेंट्स को सपोर्ट करता नजर आता है। अब मुझे ये बताएं कि सिंध का बजट भी पेश होने वाला है, क्या समझती हैं उसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए ताकि उसको आप कुछ ज़्यादा नंबर्स दे सकें? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि सिंध का जो बजट, देखिए किसी भी प्रोविंस का आएगा तो दैट इज़ मोर और लेस इन लाइन विद द फेडरल बजट, ठीक है। अब सिंध को जो चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिंध के लिए, दैट इज़ फोकस ऑन एजुकेशन, बिकॉज हमारे सूबे में एजुकेशन एमरजेंसी है ना, यहाँ प्राइमरी एजुकेशन है ना यहाँ हायर एजुकेशन है, तो देयर इज़ एजुकेशन एमरजेंसी। दूसरा, IT में सिंध बहुत ज़्यादा पीछे है। अच्छा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। आप फूड प्रोसेसिंग आप करिए, आप फूड प्रिजर्वेशन की तरफ जाइए। माशाल्लाह इतना क्रॉप होता है यहाँ सिंध के अंदर, इतना क्रॉप होता है, उसको प्रिजर्व करें, उसको एक्सपोर्ट्स में लेकर आएँ। अगर आज आप अपने छोटे किसान को एम्पावर कर देते हैं और वो अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है तो इस मुल्क में तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। तो सारा सिंध का फोकस सिर्फ शहर पे क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। अब आएगा तो बजट हमें पता चलेगा, लेकिन ये कि आपको एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, फूड प्रिजर्वेशन, फूड सेफ्टी की तरफ जो मेजर्स हैं उस तरफ जाना चाहिए, और जब आप ये कर लेंगे आपकी फूड एक्सपोर्ट्स एकदम बूस्ट लेंगी। तो हमें इस तरफ इन डायरेक्शंस में सोचना चाहिए, एंड दिस इज़ द नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये मेजर्स जो है, ये बात नहीं है। तो सिंध में वी नीड एजुकेशन, वी नीड IT, एंड वी नीड अ लॉट
ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। अगर सिंध चाहे इन 3 चीज़ों पे फोकस कर ले, दिस विल बी द बेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान। ठीक। जॉब करते हैं? जॉब करते हैं? नहीं, जॉब नहीं कर रहे। जॉब नहीं करते। अच्छा, तो क्या लगता है इस बजट से कराची वालों को या मुल्क में कुछ रिलीफ मिलेगा लोगों को? कोई आइडिया नहीं है यार, क्या होगा क्या नहीं होगा। गवर्नमेंट जो है लोगों की फेवर में करेगी जो भी करेगी। हाँ, सही है ना? ठीक है। क्या कोई बात जो याद रह गई हो बजट के अंदर, जो इस बार बजट पेश किया गया है? याद तो बस यही रहा कि वो हर चीज़ पे टैक्स ही लगा हाँ, है। हाँ। अच्छा, वो कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि कुछ गरीब लोगों के लिए कोई ऐसी कोई बात नजर ऐसी नहीं कोई आई। बात समझ में नहीं आई हाँ। कि भाई इससे किसी को कोई छोटे तबके को कोई रिलीफ मिल गया हो या कोई ऐसा मामला हो गया हो। बाकी यही लगा कि भाई वो फलां सब्सिडी खत्म हो गई। खैर वो तो अच्छी बात है। हाँ, कि जिन बड़े- टैक्सेस पर छूट दी हुई थी उनको तो वो खत्म कर दिया है। कर दिया, वो तो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन जैसा कि आजकल के हालात हैं उस हिसाब से जो है ना, लोगों के लिए कुछ रिलीफ होना चाहिए था। वो ऐसा कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। मतलब आप ये आवाम ये चाहती थी कि कोई बिजली तेल कोई बिजली, इनकी तेल, कीमतों में गैस कोई को- टैक्स के कोई इस अंदर तरह की चीज़ों हाँ। में कमी आती, हाँ। क्योंकि लोग इस वक्त बड़े परेशान थे महंगाई के हालात में और कुछ काम धंधे वैसे ही नहीं थे लोगों के। हाँ। तो वो सोच रहे थे कि शायद कोई ऐसा रिलीफ आए। हाँ। भाई एक अशराफिया, उसके ऊपर तो टैक्स लगना चाहिए। हाँ। वो तो ज़रूरी है। जैसे बड़े बड़े जागीरदार हैं, ज़मींदार हैं, इन लोगों पे तो टैक्स लगना ही चाहिए। और ये बड़ा जो एक अशराफिया, अब ये कर दिया है कि जिसकी 75,000 रुपये तनख्वाह है, उसकी जो डिडक्शन होती थी तनख्वाह में से जी। उसे 100 गुना बढ़ा दिया है। तो ये तो और एक ज्यादती वाली बात है ना। ये हाँ। बजाय इसके कि आप एक बड़े तबके पे बोझ डालें, हाँ। उन्हीं लोगों पे बोझ डाल रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से ही टैक्स पे कर रहे हैं। लाख रुपए तनख्वाह वाला आदमी 30,000 रुपये कटवाएगा सालाना, बताइए, अब ये तो एक और ज्यादती है ना। जबकि उम्मीद ये थी कि जिसकी वो पहले BC डालता था। जिसकी वो BC डालता था। हाँ। अब बल्कि उम्मीद ये थी कि अब वो 6 लाख वाले को छूट देके 9 लाख किया जाएगा हाँ। या 12 लाख किया जाएगा। हुआ नहीं। लेकिन वो हुआ नहीं, वो 6 का 6 ही है। हाँ। तो मजमूई तौर पे ऐसा है कि भाई वो ठीक है, अगर हालात ख़राब है आप ऐसे लोगों पे टैक्स ज़रूर लगाइए जो अशराफिया हैं, उनके साथ मिलके इस मुल्क को लूट रहे हैं, हाँ। टैक्सेस बचा रहे हैं हाँ। और दूसरी अपनी मराद हासिल कर रहे हैं। हाँ। उन मराद को ख़त्म करके जो है ना, वो अपना रेवेन्यू बढ़ाया जाए, हाँ। मुल्क के लिए करा जाए। लेकिन गरीब तबके पे, छोटे तबके पे जो है ना, बोझ कम से कम किया जाए। काफ़ी ताखीर के बाद हुआ, आज आ रहा है, कल आ रहा है। हाँ, अगर गरीबों को रिलीफ नहीं मिला, जैसे भाई ने बातें करी, हाँ। जैसे कोई बिजली में गैस में कोई कमी आती, हाँ। हमें को महसूस होता है कि हाँ कोई गरीब के लिए रिलीफ हुआ है। हाँ। मगर ये कि बजट पेश करा गरीब के पर उसमें नहीं। अब मोबाइल फ़ोन आपने रखा हुआ है? अब हमारे पास तो ये छोटे सा मोबाइल है। अब ये छोटा हो या इस तरह का बड़ा मोबाइल हो, सब पे 18% टैक्स देना पड़ेगा। बस यार मजबूरी है सबकी, वजह से लगाएंगे वो भाषा है बोल के हाँ। कर सकते हैं। कितने का मोबाइल है ये? ये मोबाइल 1000-1200 का और क्या। अब 1000 रुपये अगर आपका ये मोबाइल था तो 180 रुपये इसके ऊपर टैक्स लगेगा। अच्छा, बर्दाश्त करेंगे जहाँ आवाम कर रहे हैं और क्या करें। हाँ। हम मुल्क छोड़ के तो जा नहीं सकते। हाँ। और अच्छा, बहरहाल इनको- कौन सी चीज़ ऐसी बजट में आती जिससे लोग खुश हो जाते हैं? क्या किया जाता है? ये रिलीफ मिलता है आवाम को, जैसे खुश हो जाते हैं, कोई बिजली में कोई गैस में से रिलीफ मिलता है। उसके टैक्स कम कर दिया हाँ, है, कर तो दिया बिजली के है। बिलों या में टैक्स महंगाई- लग कर आते महंगाई हैं। में कुछ कमी आई है। हाँ। ऐसा कोई नजर नहीं आता। नजर नहीं आया। सर आपने देखा कल टैक्स टीवी पे खबरें चल रही थी, टैक्स बजट पेश किया गया कल। हाँ, देखा तो था। हाँ। काफ़ी महंगाई हो गई, थोड़ा सा इसको बेहतर करना चाहिए हाँ। ताकि कम से कम जो गरीब लोग हैं, कम तनख्वाहदार हैं, हाँ। कम से कम उनको तो रिलीफ मिले ना। आप नौकरी करते हैं बिल्कुल। तो अगर अब आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो उस पर जो पहले 1250 रुपये कटते थे महाना, अब 2500 रुपये कटेंगे। चलें 1 लाख रुपये का 2,500 रुपये कट रहे हैं तो कोई इतनी बड़ी रकम तो पहले तो 1250 कटते थे। हाँ, तो सही है। लेकिन जो अगर सुन रहे हैं 50,000 रुपये 15% कर लेंगे, हाँ। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बात की सही है बात। हाँ। क्या सुन रहे हैं? अच्छा, मुल्क के लिए टैक्स जमा करना बड़ा ज़रूरी होता है। लोग टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा। बिल्कुल। पर क्या टैक्स वसूली ही आखिरी तरीका है या अपने पैरों पे भी मुल्क को खड़ा होना चाहिए, कोई सनतें लगानी चाहिए? बिल्कुल। उसका भी बजट में कुछ पेश टैक्स किया भी जाता ज़रूरी है, उसके अलावा ये भी हाँ। सही बात की है आपने हाँ। कि सनतें लगनी चाहिए। इससे क्या होता है कि लोगों को रोज़गार मिलता हाँ। है, ठीक है ना। उससे फिर जो है ना इनकम सोर्स भी पैदा होती है, जाहिर सी बात हाँ। है। इससे पर गवर्नमेंट टैक्स को भी- वसूली तो बहुत आसान काम है ना। आपने तनख्वाह आते ही हुकूमत ने निकाल ली है, हुकूमत खुद क्या एफर्ट कर रही है? सही बात है। हाँ। इस टैक्स को क्या समझते हैं, इससे महंगाई बढ़ेगी कम होगी? नहीं,
कम होनी चाहिए। जब जाहिर सी बात है टैक्स आप ले रहे हैं तो उससे महंगाई भी कम होनी चाहिए। हाँ, होगी या नहीं अंदाज़ा क्या है? ये कुछ कह नहीं सकते। कुछ नहीं कह सकते। ये 25% सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह बढ़ा देने से सारे मसले हल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ, कुछ भी आपकी नहीं सरकारी होगा। नौकरी है तो चले, आपको तो खुशी हुई होगी, हाँ, तो उससे भी कोई वो नहीं है ना कि पूरा हो मगर इस खुशी के अंदर भी एक बात है। हाँ। पहले अगर आपके लाख रुपए पे 1250 कटते थे, अब 2500 कटेंगे। तो इधर लाख ही नहीं है, लाख ही नहीं है पूरी। लाख ही नहीं है तो कहाँ से कटेंगे? पर उसका जो डिडक्शन है उसका अमाउंट डबल हो गया। डबल हो गया, सही बात है। क्या करना चाहिए था इस बजट के अंदर जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलता? सस्ताई करनी चाहिए थी, बस महंगाई को कम करते। हाँ, सरकारी की बात नहीं है, महंगाई कम करते, गरीब आवाम। और महंगाई किस किस तरीके से कम हो सकती ये है? जो ज़रूरियात की चीज़ें, रोज़मर्रा की जो चीज़ें, इसको सस्ती करनी चाहिए। आवाम, गरीब आवाम को इससे मतलब है ना। ये जो टीवी, फ्रिज वगैरह, इनसे कोई गलत नहीं है। ये तो लग्जरी में आ जाता है। लग्जरी में जो ज़रूरत की अशिया रोज़ की खाने पीने की, वो कम जो होनी चाहिए। हुकूमती ओहदेदार और जो बाला अफसरान हैं, क्या इनके अखराजात में कुछ कटौती से काम हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है सर, इनको तो बहुत कटौती करनी चाहिए। अच्छा, जो इनकी जो ये आपका अल्लाह करे, जो इनके गार्ड वगैरह हैं, जो इनकी सिक्योरिटी भाई, चलती कुक है, अलग उनको है, माली ये अलग है, शेफ अलग है, हर हाँ। चीज़ है, उनको फैसिलिटीज दी है, हाँ। उसको कम करके गरीब आवाम को देनी चाहिए। कारोबार करते हो, बेरोजगार हो, क्या चाहते हो हुकूमत तुम्हारे लिए क्या करे? रोजगार पैदा करें, रोजगार पैदा करे। हाँ, आवाम को रिलीफ दे, हाँ, कैसे रिलीफ दे? महंगाई खत्म करे, नौकरियां फराहम करे। हाँ, यही करे। सर क्या किया जाए? अब दम के अंदर जो है ना जहर डालें, हाँ। हमें मार दें। इतने क्यों मायूस हैं? क्या हुआ है? रह क्या गया है भाई मायूस? अच्छा, लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए बजट के आने से पहले। इसकी वजह ये, एक तो रेट वैसे ये भी जा रहे हैं, एक तो हाँ, खाने पीने में भी बहुत जो है प्रेशर पड़ रहा है लोगों को। हाँ। सैलरियाँ पूरी नहीं हो रही क्या है। करना चाहिए था इस बजट में? इस बजट में रिलीफ देना चाहिए था। एक तो पहले तो खाने पीने में रिलीफ देना चाहिए था कि भाई जो तेल है उसकी कीमतों में कमी कर देंगे, जी। आटे के ऊपर कमी कर देंगे। जी। हाँ। एक तो लोड शेडिंग इतना हो गया है और उसमें यूनिटों में इतना इजाफा कर दिया है, तो लोगों के जो है ना वसों से बिल्कुल बाहर हो गया। इसके अंदर भी टैक्स में कमी करनी चाहिए थी और यूनिट टैक्स में कमी करनी चाहिए थी और कराची शहर को रिलीफ देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो अभी बेरोजगारी भी इतनी हो गई है। हाँ। एक तो कारोबार बिल्कुल ठप बैठ गए हैं। हाँ, बिल्कुल ताजरों ने तो जवाब दे दिया कि ना क्रेडिट पे माल मिल रहा है किसी को सही है। रेट भी आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हो, अभी आप फ्रीजों के रेट खाली ले लो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा एक गरीब बंदा खरीद से बाहर है। क्या परचेज करेगा। हाँ, यार लीजिंग का काम भी बंद हो गया इसी चक्कर में, कहने का मकसद है। सही है, सही है सर। ठीक है, थैंक यू। हर तरफ बजट का चर्चा है और इसी हवाले से बात हो रही है। माहिरीन की राय इसके अंदर शामिल की जा रही है। बजट के ऊपर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, कुछ कहते हैं कि बजट जिस तरीके से पेश किया गया है मुतवक्के भी यही था, इसकी तवक्को की जा रही थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फॉर्मर प्रेसिडेंट काटी और पैगमा, हमारे साथ मसूद नकी साहब मौजूद हैं। सर, बजट आ गया, ताख़ीर से आया, इस बजट को ओवरऑल जितनी भी आपने अब तक इस पर नज़र डाली, कैसा पाया है? बजट आप अपनी अभी ओपनिंग में ही कह रहे थे कि जी लोगों को तवक्को थी कि इस तरह से होगा, तो बजट की तवक्को तो ये थी, लेकिन ये भी एक तवक्को साथ साथ थी कि ये इंडस्ट्रियल फ्रेंडली या एक्सपोर्टर फ्रेंडली बजट होगा। जो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली और एक्सपोर्टर फ्रेंडली बजट नहीं है ये, क्योंकि बीच में बिल्कुल नहीं है। ये बीच में बजट्स, मिनी बजट्स आते रहते हैं, टैरिफ रेट चेंज होते रहते हैं। हमारे यहाँ यूटिलिटी का बजट से चूँकि कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इसलिए वो एक साइड बाय साइड चल रहा होता है, तो वो ऑलरेडी हमारी कॉस्ट में इंक्रीमेंट चल रहा था। लेकिन जो टैक्सेशन से मुताल्लिक़ पॉलिसी गवर्नमेंट की है, जो FBR ने अभी अनाउंस किया है कि जी एक्सपोर्टर्स को उसी रिजीम में ले आएंगे जहाँ पे नॉर्मल इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्सपोर्टर में और नॉर्मल इंडस्ट्री में कोई आपने अब तफरीक तो की नहीं, कोई तफरीक नहीं है, अब बराबर हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक जुल्म की इंतहा ये है कि नॉर्मल इंडस्ट्री अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 25% से नीचे होती है या 10% से नीचे होती है, तो वो उसी हिसाब से टैक्स लिया जाता है।
हमारे साथ अब ये ज्यादती हो गई कि हमारा 25% टैक्स जो है वो ऑलरेडी एट सोर्स कट जाता है। 4% प्रॉफिट स्कीम में चला गया कि 4% आपका प्रॉफिट इस्टेब्लिश्ड है, फॉर्मूला लगा हुआ है और 1% जो है वो आपका कट गया। तो इसका मतलब है आप 25% तो टैक्स मेरे से एडवांस ले रहे हैं और ये मिनिमम का आपने लगा दिया स्लैब के जी, इससे कम टैक्स जो है वो मिनिमम जो है वो ये ट्रीट किया जाएगा। तो मेरे ख्याल है ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए अनफेयर मीन्स हैं, इसको रिव्यू होना चाहिए और असेंबली में इसके ऊपर बात उठनी चाहिए। क्या होना चाहिए था सर फिर? देखिए, जो पॉलिसी पहले थी कि आप 1% एट सोर्स ले रहे थे, जो कि आप 4% करें, 2% करें, 3% करें, लेकिन आप एक परसेंटेज से वो टैक्स ले रहे हो। 25% पूरे पाकिस्तान की उस सेक्टर से जो पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जो आपको फॉरेन एक्सचेंज देता है, जो आपको एम्प्लॉयमेंट देता है, उससे आप 25% टैक्स जो है वो एडवांस ले रहे हैं। उसकी पेमेंट बाद में आती है उसके बैंक में, पहले गवर्नमेंट को चली जाती है। अब आगे नुकसान हो, फायदा हो, इससे उनको कोई गरज नहीं है। ये कोई एक्सपोर्ट की प्रमोशन का या इंडस्ट्रियल प्रमोशन का कोई फार्मूला नहीं है, ये सरासर ज्यादती है। इसको रिव्यू करना चाहिए। अच्छा सर, इस वक्त भी आप एक बड़ी सनत के साथ वाबस्ता हैं और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। नॉन रेवेन्यू टैक्स की भी बात की जा रही है। बजट में सिर्फ एक लाइन हमने ज़रूर देखी कि नॉन रेवेन्यू टैक्स जो है उसके ऊपर भी काम किया जाएगा और इतने रुपए मुख्तस किए गए। ये बेनिफिशियल हो सकता था क्या? अपने एक्सपोर्टर्स पर, अपने सनतकारों पर एतमाद करके गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती थी, बजाय इसके कि हम बराह रास्त लोगों से वसूली करते रहें? ये हम ना 20 सालों से 30 सालों से ये सजेशंस दे रहे हैं कि आपका जो नेट में एक्सपोर्टर है या नेट में इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो नेट में टैक्स पेयर है, वो आपको टैक्स कैसे बढ़ा के दे सकता है। आपको एफर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो नेट में ऑलरेडी हैं वो आपको ऑलरेडी जो टैक्स पे किया जा रहा है उससे कितना बढ़ा के दे सकते हैं। उसकी पॉलिसीज़ हैं, उस पर कम्प्रीहेंसिव फार्मूला है, डिस्कशन है, लेकिन ये शायद उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। उस पर काम करने के लिए जब तैयार होते हैं तो उसमें एक कैटेगरी है जिनका एक एजेंडा होता है, वो एजेंडा मर जाता है। तो सेट फार्मूला पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब दोबारा से यही शुरू होगा। आप सेट फार्मूला पे 25% टैक्स ले रहे थे, प्रॉफिट के ऊपर 25% टैक्स ले रहे थे, लेकिन कोई और इन्वॉल्व नहीं था। कहीं पे कोई फील्ड ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं था, कोई जोन, कोई आरटीओ, कोई इन्वॉल्व नहीं था। वो आपका सीधा एफबीआर में बराह रास्त एडवांस टैक्स जा रहा था। अब आपने काम कर दिया कि जी बैलेंस शीट रिव्यू होगी, उसके ऊपर होगा, इसका मतलब है आपने किताब खोल दी। तो ये तैयार नहीं है इस काम के लिए कि जी सेट फार्मूलाज पे रेवेन्यू इंक्रीज किया जाए। जो पॉलिसीज़ हम सजेस्ट करते हैं उस पर काम किया जाए। इनको फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्क्रिशनरी पावर्स और ओपन बुक्स चाहिए ही होते हैं। सनतकारों के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है बजट, या कुछ इसमें मस्बत चीज़ भी नज़र आई है? नहीं, मस्बत चीज़ तो देखिए बहुत रोना रुलाना चल रहा था ज़माने से नॉन फाइलर्स का। जी। पूरी दुनिया में कोई कैटेगरी नहीं होती नॉन फाइलर्स की। पाकिस्तान में नॉन फाइलर्स की कैटेगरी है। जितना हराम कमा लो, जितना 2 नंबर पैसा कमा लो, जितना ब्लैक कर लो, कुछ नहीं देना। उस पर जो है वो थोड़े से पैसे ज़्यादा दो। 2 नंबर तरीके से कमाओ ज़्यादा। 2 नंबर तरीके से तो पैसे बहुत आराम से कमाए जाते हैं ना। वो कमाए जाओ और अपने पैसे जो है वो थोड़े से पैसे ज़्यादा दे करके उसको आप अय्याशियाँ करो दोबारा। तो अब जो बेसिकली ये वाली जो पॉलिसी है, जो नॉन फाइलर्स वाली पॉलिसी है, मेरा ख्याल है ये अच्छी पॉलिसी है। इससे टैक्स नेट बढ़ेगा। इन्होंने विद होल्डिंग पे, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स पे और उस पे जो इमीडिएट जो कल रजिस्टर होंगे और परसों जा कर के अपने ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, उनके ऊपर भी फार्मूला चेंज किया, विच इज़ अ गुड थिंग। अच्छा, एक आम आदमी की तनख्वाह भी अब 36,000 जो है उसकी तजवीज़ दी गई है बजट में। जो इस वक्त सनतों की सूरत हाल है, जो एम्प्लॉयमेंट है हमारे पास, 36,000 पर एम्प्लॉय अफोर्डेबल है, कंपनीज दे सकती हैं? देखिए, इसके 2 रुख हैं एक्चुअली। अगर आप ये कहें ना कि 36,000 रुपये तनख्वाह ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। 36,000 रुपये ये मुनासिब तनख्वाह है। 10% से ज़्यादा 11-12% का इजाफा कर दिया गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। ये रिलीफ देना चाहिए और ये भी रिलीफ उस सूरत में बेहतर होता है जब एक घर में कमाने वाले कई लोग हों, तब तो घर चलता है। वरना एक कमाने वाले पे जो पहले होता था वो तो घर चलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बट इसको जिस पर्सपेक्टिव में आप बात कर रहे हैं उसमें एक कॉस्ट का इंक्रीज़ है।
कॉस्ट का इंक्रीज़ है। अगर मेरे पास सैकड़ों हज़ारों आदमी काम कर रहे हैं तो मैं ये सोच करके कि जी इनको तनख्वाह कम मिले, वो तो मुनासिब बात नहीं है, वो सोच भी मुनासिब नहीं है। लेकिन इसकी कॉस्ट तो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली होने के लिए ये इंक्रीज़ देने के साथ साथ दूसरे एरियाज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तनख्वाह जो है मेरे ख्याल है मुनासिब इंक्रीमेंट है इसकी। लेवी के ऊपर भी इजाफा हुआ और दीगर टैक्सेस जो हैं आम आदमी पर जो पड़ने हैं उसमें भी अब इससे मज़ीद इजाफा होगा। आप क्या समझते हैं, आपने पहले भी बजट्स देखे हैं, उसके ऊपर भी आपकी नज़र रही है, क्या इस वक्त इस बजट में कोई ऐसा इकदाम उठाना चाहिए था जिससे आम आदमी को कुछ रिलीफ मिलता? देखिए, ये आम आदमी को रिलीफ जो है ना, ये बातें करते हैं बहुत सारी कि जी पेट्रोल से रिलीफ मिल गया और दूसरी सब्सिडीज़ से रिलीफ मिल गया। मेरा ख्याल है ये सब्सिडीज़ में जाने के बजाय जो गंदम की, चीनी की और दूसरी चीज़ों की रिलीफ, ये सब्सिडीज़ हैं, इस पे जाने के बजाय इनको लोगों की इनकम पे काम करना चाहिए, बजाय इसके कि फ़कीर बना करके कार्ड से पेमेंट करना, ये वाली स्कीम से पैसे करना, मौके फराहम करना, स्टार्टअप्स के लिए काम करना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप सब्सिडीज़ पे चले जाते हैं। आम आदमी के फ़ायदे में इस बजट में अगर देखा जाए तो जहाँ पे लग्जरी है, जहाँ पे इंपोर्टेड आइटम्स हैं, वहाँ पे टैक्सेशन अच्छी खासी लगाई गई है। लेकिन अगर आम आदमी मोटरसाइकिल भी रखता है, गाड़ी भी रखता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए ट्रांसफ़र की कॉस्ट, विद होल्डिंग इंक्रीज़ कर देना, ये सारी चीज़ें जो है आम आदमी पे डेफिनेटली असर डालेंगी। और जो आप इंक्रीज़ देते हैं 36,000 करने का, तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा नहीं आम आदमी पे, तो महंगाई, इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, मज़ीद बढ़े। ठीक है। बजट के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं और बजट के अंदर एक नुक्ता ऐसा भी आया जिसने सारे शहरियों की, बल्कि पूरे पाकिस्तान वालों की तवज्जो अपनी तरफ जो है वो मरकूज़ करवा ली। और वो ये था कि अब अगर आप बड़ा मोबाइल ख़रीदने का शौक़ रखते हैं तो भी आपने टैक्स देना है, और अगर आपके पास छोटा सादा मोबाइल है उसके ऊपर भी उतना ही टैक्स, यानी कि 18% टैक्स देना होगा। और इसने कराची वालों को और मुल्क के दीगर शहरियों को बड़ा परेशान किया इस बात ने। इस वक्त हम मौजूद हैं, कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के सदर हैं रिजवान इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 18% टैक्स, चाहे वो हम ऑरेंज फ़ोन रखें या ब्लैक फ़ोन रखें, वॉटेवर, या छोटा सादा फ़ोन रखें? देखिए, ये सेल्स टैक्स जो इन्होंने गवर्नमेंट ने 2024-25 में लगा दिया, ये सारा नाजायज़ है, नाइंसाफ़ी है। मोबाइल फ़ोन जो है वो एक आईटी का दौर आ रहा है, आपको पता है, और आप कहते हैं डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं आप, उसके बाद जो है आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं। मोबाइल से आप कारोबार करते हैं, आप मोबाइल से जो है आप जो है अपना लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, इसके अलावा बैंकिंग करते हैं आप, पेपरलेस इकॉनमी कर रहे हैं आप, जब डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा लोग इससे कारोबार कर रहे हैं और उसी को जो है आप जो है ड्यूटियाँ बढ़ा रहे हैं। दुनिया में ऐसा होता है कि जो लोग कारोबार जिस चीज़ से करते हैं उसको फैसिलिटेट करते हैं, ना कि आप जो है उस पर टैक्स लगाना। एक जो सबका जो है वो एक जो एरिया जो है आपको जो है वो टैक्स दे रहा है और एक आपका एक शोबा जो है आपको टैक्स दे रहा है, आप उसी को जो है दबा के आप टैक्स ले रहे हैं, ये सरासर नाजायज़ है। हमने 12 रिक्वेस्ट भी की गवर्नमेंट से, लेटर भी भेजे कि इस पर आप ड्यूटियाँ कम से कम रखें ताकि ये हम आम आदमी की पहुँच में हो और लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। और लोग इससे तालीम भी हासिल कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही मल्टीपर्पज़ एक टूल है, ये बिल्कुल मल्टीपर्पज़ टूल है। और उसके साथ जो है ये जो है काम किया जा रहा है। मेरी समझ से बालातर है, ये कौन गवर्नमेंट को मशवरे दे रहा है कि जो है ये काम करे और लोगों के साथ जो है वो नाजायज़ करें। अच्छा, कल बजट पेश किया गया, आपकी भी इस पर नज़र रहती है, कारोबारी तबके के हवाले से ये बजट कैसा है, और उसके साथ साथ आम आदमी जो आपके पास यहाँ पर वर्कर है उस लिहाज से कैसा देख रहे हैं? देखिए, ये बजट जो है बड़ा मायूसकुन है। अच्छा, ये सिर्फ जो है जो अशरफिया है और जो है बड़ा तबका है उसको नवाजने की है, इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है। आम आदमी जो है ना उसके पास रोटी सस्ती मिलती है, ना उसको पानी मिलता है, ना उसको बिजली सस्ती मिलती है, ना उसको गैस मिलती है सस्ता। जो वो चीज़ें आम चीज़ें जो हैं जो उनकी ज़रूरत ज़िंदगी, उस पर तो कम करें। आपने जो है बजट बना दिया, आपने कोई तालीम पे बजट बनाया, आपने कोई सेहत पे बनाया। जो एक बेचारा गरीब आदमी जो है वो एक अच्छे स्कूल में ना पढ़ा सकता, आपके क्या तालीमी मेयार है? आप जो है अगर आपका बच्चा बीमार होता है तो आप किस तरह कौन सा हॉस्पिटल नहीं आते हैं, वहाँ धक्के खाते हैं, लोगों को ना दवाइयाँ मिलती हैं, ना देखा जाता है। तो आपको तो बजट वो बनाना चाहिए था कि जो ज़रूरत थी आवाम की,
जो सेहत की बजट था, जो तालीम का बजट था, वो बजट बनाते ताकि लोगों के लिए आसानियाँ होती, लोग जो है उससे फैसिलेट होते, ना कि आपने जो है एक इतना बड़ा बजट जो है लोगों को बनाते और लोगों को मकरूज किया हुआ। अभी मैंने देखा कि एक आदमी पाकिस्तान का एक फर्द जो है 2,80,000 का मकरूज जी है। 3 लाख पहुंच गया तकरीबन। आप मकरूज जो है आपके शाह खर्चियाँ आपने कर्जे लिए ना, आप कर्जे लेने के बाद जो है वो जो मकरूज आवाम को कर रहे हैं। अच्छा, शाह खर्चियों वाली जो बात की रिजवान भाई, तो क्या इस बजट में ऐसा भी मुमकिन था कि ये हो सकता था कि मुल्की हालात को देखते हुए जो बाला अफसरान हैं, जो हुकूमती ओहदेदार हैं, उनकी कुछ चीज़ों में कटौती कर दी जाती अगर यहाँ टैक्स बढ़ाएं तो? बिल्कुल आप करते हैं टैक्सेस जो है उनको जो है उनकी कटौती करते। आपने तो तनख्वाह 15% बढ़ा दी, उसकी 25% बढ़ा दी तनख्वाह। अच्छा, ये कोई ज़रूरी होता है हर बजट में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह? सरकारी जो लोग हैं, सरकारी लोगों को कुछ करने के लिए किया जाता है। आप आवाम के ताकि काम चलते रहे हमारे। आवाम को देखें, आवाम की क्या हाल है। आपने एक 32,000 से 37,000 रुपए उसकी तनख्वाह कर दी, वो 37,000 में भी गुजारा नहीं कर सकता। मैं आपको मान जाऊं कि 37,000 में भी एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी का जो है वो बजट बना के दिखाएं, मैं मान जाऊं। मैं आपका अगर आप बजट बना दें तो मैं आपको जो है मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं। अच्छा, ये 37,000 गरीब के लिए तो कम है, मगर एक ऐसा कारोबारी शख्स कि जिसके पास 20-50 लोग काम कर रहे हैं, क्या इस वक्त उसका कारोबार ऐसा चल रहा है कि वो 37,000 अफोर्ड कर सकेगा पर पर्सन? देखिए, अगर एक आदमी का 10 अगर आदमी काम कर रहे हो तो 37,000 रुपये कैसे देगा? बिजली का बिल महंगा, गैस का बिल महंगा, आपका एक्सपेंस आपके महंगे, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं आप, तो किस तरह निकाल के देगा वो उसको तनख्वाह? यार आप सोचो तो पहले। आप जो तनख्वाह देते हो आप तो सरकारी खजाने देते हो ना। आप आ जाओ हमारे साथ कारोबार में करके देखो, मैं मान जाऊँ कि आप जो है 37,000 रुपये की तनख्वाह निकाल के देखो क्या लोगों की परेशानी। आप नीचे देखो, आप सिर्फ अपने ऊपर वालों को देखते हो, आप नीचे आके देखो लोगों को क्या हाल है। मार्केटों में कारोबारी लोगों में बैठे हैं, उनकी तजावीज़ लें कि क्या पोजीशन इन लोगों की। बड़े तकलीफ में लोग हैं, इन लोगों को अभी तक जो है ख्याल नहीं है आवाम का, जो मिडिल क्लास लोगों का है, कोई परेशानी जो है वो तैयार नहीं सुनने को नहीं। अच्छा, बिजली के हवाले से, गैस और तेल के हवाले से अभी कोई बात वाज़ेह सामने नहीं आ सकी है। क्या समझते हैं बिजली जो ख़ास तौर पर इस वक्त दर्द सर लोगों का बना हुआ है कि यूनिट प्राइसेस बढ़े चले जा रहे हैं, उस हवाले से कुछ रिलीफ इसमें मुमकिन है? क्या टैक्सेस की मद में रिलीफ मुमकिन है कि उसे कम किया जाए या यूनिट प्राइस कम कर दिया जाए? देखिए, यूनिट प्राइस भी कम हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे। आपने एक वादा किया 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, अभी तक तो किसी को नहीं। ये सिर्फ जो है वो सियासी वादे थे, वो अभी तक वफा नहीं हुए। आपको अल्टरनेटिव एनर्जी जाना चाहिए था, सोलर की तरफ जाना चाहिए था, विंड की तरफ जाना चाहिए था। आप जो है गरीब आदमी को एक सोलर पैनल दें और एक जो है उसको जो इन्वर्टर दें, ताकि वो कम से कम 2 पंखे 2 सेवर तो चला सके, ताकि वो बिजली की बचत करेगा, अपना रोजी रोटी कमाएगा। तो एक 50,000 अगर वो कमाता है तो कम से कम कुछ जो है उसकी बचत होगी, आपको वो देना चाहिए था ना। आपने पहले एक वर्ल्ड बैंक का एक ऑर्डर वो आया था, एक सिस्टम के 2% पे जो है मार्कअप पे जो है वो दे रहे थे, आपने लिया ही नहीं वो। आप 2% पे जो है बेचारे गरीब लोगों को आप जो देते, ताकि वो कम से कम अपनी ज़िंदगी तो बेहतर कर सकते। आप कैसे एक आदमी का अगर 50,000 रुपये तनख्वाह है और उसका 20,000 रुपये बिल आ जाता है इलेक्ट्रिक का, कैसे निकालेगा वो? किस तरह गुजारा करेगा? वो चोरी करेगा ना, चोरी करेगा। आपने चोरी की तरफ माइल किया उसको, वो कभी भी नहीं चाहता चोरी करना। वो बेचारा किस तरह गुजारा करेगा? और खुदा ना खास्ता उसका बच्चा बीमार हो जाए, बीवी बीमार हो जाए, तो कहाँ हॉस्पिटल में लेके जाएगा? कोई आपके यहाँ है हॉस्पिटल अच्छे जो उसको दवाई दें, उसकी जो है वो जो है मदद करें या उसको जो है देखभाल कर सकें? नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सिंध का बजट पेश होना है, बतौर कराची आइट, बतौर प्रेसिडेंट कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, कोई मशवरा, कोई राय, कोई तजवीज़ जो आप सिंध हुकूमत को देना है? देखिए, मैं सिंध हुकूमत का दरख्वास्त करता हूँ कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे गरीब आदमी, मिडिल क्लास जो है इफेक्ट हो। उन लोगों को रिलीफ दें। अगर सिंध गवर्नमेंट चाहती है उनको रिलीफ देना, वो रिलीफ दे और जो है अपनी शाह खर्चियाँ कम करे, अपने जो अखराजात कम करे। अच्छा। अपने अखराजात और अपनी शाह खर्चियाँ कम करके आवाम को जो आवाम का बोझ कम करे और आसानियाँ पैदा करे आवाम पे। अगर आप करेंगे तो ये जो है आपके लिए बेहतर होगा और आगे इलेक्शन में भी जो है आपको जो है वो फ़ायदेमंद भी होगा। आवाम जो है वो आपके साथ खड़े होंगे। आज हम बात कर रहे थे बजट के ऊपर। वफाकी बजट पेश किया गया है साल 2024 और 25 का, तो मुख्तलिफ आरा उसके हवाले से सामने आई। माहिरीन की हमने राय शामिल की, जो कारोबारी तबका है, रिजवान इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे बात करने की कोशिश की। जब तमाम तर सूरत हाल पर नज़र डालते हैं और तमाम माहिरीन और तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से बात करते हैं, तो उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि इस बार भी वफाकी बजट ने लोगों की उम्मीदों पर तकरीबन पानी फेर दिया है। वो लोगों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका है। जो रिलीफ़ की बात की जाती है हर बार कि आम आदमी को रिलीफ़ दिया जाए,
उसके लिए टैक्सेस का हासिल करना, उसकी वसूली, वो भी एक बहुत बड़ा तरीका है और ज़रूरी अमर है। मगर आवाम ये समझते हैं और माहिरीन ये कहते हैं कि अगर हुकूमत इस बार सिर्फ बराह रास्त टैक्सेस की वसूली के बजाय नॉन रेवेन्यू टैक्सेस की तरफ जाती, यानी कि ऐसे काम, ऐसे इक़दाम करती कि जिससे हुकूमत रेवेन्यू जनरेट करे, ना कि लोगों की जेबों से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाए, तो इस वक्त जो महंगाई का दौरा है उसमें एक आम आदमी की जेब पर बोझ ना पड़ता। मगर जो मज़ीद टैक्सेस लगाए गए हैं और जो ज़रूरी अशिया खुरोनोश हैं, उनके टैक्सेस में कोई ऐसी कटौती, कोई कमी देखने में नहीं आई। इससे न सिर्फ कराची वाले बल्कि जो मईशत पर, जो कारोबार पर गहरी नज़र रखते हैं, बजट के ऊपर जिनकी ग्रिप होती है, वो भी इस बजट को कुछ खातिर ख्वाह नहीं देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त इस बजट के साथ आगे जब बढ़े तो फिर लोगों के लिए किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रिलीफ हुकूमत फराहम करे, ताकि एक आम आदमी जिसे बकौल हुकूमत के 37,000 रुपये में, 36,000 रुपये में अपना घर चलाना है एक महीना, वो उसे बेहतर अंदाज से गुजार सके और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।